बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी भी सरकारी मुलाजम की जो कि किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में जॉब कर रहा है और अगर दौरान मुलाजमत उस सरकारी मुलाजम की डेथ हो जाती है तो उसके लवाहकीन को कौन कौन से वाजबात मिलेंगे और ये वाजबात मिलने का तरीक़ाकार क्या है और ये कितने वाजबात होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के लवाहकीन को मिलने वाले वाजबात। अगर किसी भी सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस डेथ हो जाती है तो उनके लवाहकीन को सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या काम करने हैं। अगर किसी भी सरकारी मुलाजम की डेथ हो जाती है तो उनके लवाहकीन को सबसे पहले उनके जो मुतल्लिका इलाके की यूनियन कौंसिल है वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना है और आपने इस बात का यकीन करना है कि जो सरकारी मुलाजम है उसकी वफ़ात की डेट बिल्कुल सही हो। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजम का नाम, उसकी तारीख़ पैदाइश और इसके साथ साथ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर मुकम्मल तौर पर सही होना चाहिए। इसके साथ साथ उस मुलाजम की सर्विस बुक की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस बुक के बगैर किसी भी किस्म की पेंशन या और वाजबात आपको नहीं मिलेंगे। जब आपने अपने मुतल्लिका इलाके की यूनियन कौंसिल से सरकारी मुलाजम की डेथ सर्टिफिकेट का हसूल कर लिया है, इसके बाद आप सरकारी मुलाजम के महकमे की तरफ रुजू करेंगे और वहाँ पर डेथ नोटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि डेथ नोटिफिकेशन का हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपको किसी भी किस्म के वाजबात नहीं मिलेंगे। अगर बेवा है कि जिसका खामन सरकारी मुलाजम था और दौरान सर्विस उसकी डेथ हो गई है और अगर वो तमाम वाजबात लेना चाहती है तो उसे नो मैरिज का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेवा कहीं और शादी कर लेती है तो उसे किसी भी किस्म के वाजबात नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर सरकारी महकमे में जॉब करने वाली किसी भी औरत का इंतकाल हुआ है तो उसके खामन को भी नो मैरिज का सर्टिफिकेट जो है वो महकमे में जमा कराना ज़रूरी है। और इन तमाम बातों से पहले ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अदालत में जाकर उस सरकारी मुलाजम की जानशीनी के लिए सर्टिफिकेट का हसूल करना है, यानी कि आपने अदालत में जाना है और अदालत से आपने ये सर्टिफिकेट लेकर आना है कि आप उस सरकारी मुलाजम के जानशी हैं, ताकि आपको उस महकमे की तरफ से मिलने वाले तमाम वाजबात हासिल हो सके। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से वाजबात हैं जो कि किसी भी सरकारी मुलाजम की अगर दौरान सर्विस डेथ हो जाती है तो उसके लवाहकीन को मिलेंगे। सबसे पहले तो उस सरकारी मुलाजम की बेवा को 4 महीने की तनख्वाह मिलेगी और ये इस वजह से मिलेगी कि उसकी बेवा इद्दत में है। दूसरे नंबर पर उस सरकारी मुलाजम के लवाहकीन को लीव इनकैशमेंट की सूरत में 12 महीने की बेसिक तनख्वाह के बराबर वाजबात मिलेंगे। और ये लीव इनकैशमेंट इसलिए मिलेगी कि सरकारी मुलाजम की छुट्टियाँ जितनी भी उसने दौरान मुलाजमत हासिल की हैं तो उन छुट्टियों के मुताबिक जो 12 महीने की बेसिक तनख्वाह है उसके बराबर लीव इनकैशमेंट की सूरत में उसके लवाहकीन को वाजबात मिलेंगे। और यहाँ पर मैं इस बात की वजाहत करती हूँ कि जो वोकेशनल लीव वाले मुलाजमीन हैं उनको साल में 12 छुट्टियाँ मिलती हैं और जो नॉन वोकेशनल लीव के मुलाजमीन हैं जिनमें के हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस शामिल हैं, उनको एक साल में 48 छुट्टियाँ मिलती हैं। और ये आपकी छुट्टियाँ जमा होती रहती हैं और पूरी सर्विस के दौरान आपकी जितनी भी छुट्टियां जमा होंगी उन छुट्टियों के बराबर आपको 12 महीने की बेसिक तनख्वाह जो है वो मिलेगी। इसके बाद सरकारी मुलाजम के लवाहकीन को जीपी फ़ंड की सूरत में पैसे मिलेंगे और ये जीपी फ़ंड की कटौती हर सरकारी मुलाजम की तनख्वाह में हर महीने के हिसाब से होती है और ये स्केल के हिसाब से होती है। इस बात को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्केल के हिसाब से हर सरकारी मुलाजम की जीपी फ़ंड के लिहाज से कितनी कटौती होती है। इसके साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में भी सरकारी मुलाजम के लवाहकीन को
वाजपात मिलेंगे और ये भी स्केल के हिसाब से ही ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। नंबर 5 पे है फौरी माली इमदाद, जिसको कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं, और ये भी सिर्फ जो सरकारी मुलाजम दौरान सर्विस वफ़ात पाता है उसी को ही मिलती है। और इसके बाद नंबर 6 पे है कि सरकारी मुलाजम की बेवा को पूरी तनख्वाह मिलेगी। इससे अब क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट में जितना भी वक्त रहता है उस वक्त तक उसकी बेवा को पूरी तनख्वाह मिलेगी। और इसके साथ साथ दौरान सर्विस या जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में जितना भी इजाफ़ा होता है उसी तरह उस वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाजिम की बेवा को तनख्वाह में इजाफे के साथ वाजपात मिलेंगे। और जब सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी तो उसके बाद बेवा को उसकी पेंशन और ग्रेजुटी मिलेगी। इसके बाद नंबर 7 पर है कि सरकारी मुलाजिम के लवाहिकीन को कफन दफन की रकम भी मिलेगी, और ये भी स्केल के हिसाब से है, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि स्केल के हिसाब से कितनी रकम लवाहिकीन को मिलेगी। इसके बाद नंबर 8 पे है कि बेवा को डीसीओ की तरफ से माहाना इमदाद मिलेगी, और ये भी स्केल के हिसाब से ही है, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी सरकारी मुलाजम गज़टेड ऑफिसर है तो उसको अलविदाई ग्रांट की सूरत में आखिरी एक तनख्वाह जो है वो मिलेगी, और ये सिर्फ गज़टेड ऑफिसर को ही दी जाती है। यानी कि जो पहले मैंने 8 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये तमाम वाजपात जो नॉन गज़टेड सरकारी मुलाजम जिनकी के दौरान सर्विस डेथ हो जाती है उनके लवाहिकीन को मिलेंगे। और जो नंबर 9 पे मैंने अलविदाई ग्रांट का जिक्र किया है, ये सिर्फ गज़टेड ऑफिसर के लवाहिकीन को ही मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस डेथ हो जाए तो उसके लवाहिकीन में से एक फ़र्द को क्या नौकरी मिल सकती है? तो जी हाँ, 17A रूल के तहत उसके लवाहिकीन में से एक को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो उसकी क्या सूरतें हैं ये हम देखते हैं कि अगर उसके लवाहिकीन में से किसी की तालीमी काबिलियत FA से कम है तो वो स्केल 1 की जॉब ले सकता है या ले सकती है। उसके लवाहिकीन में से कोई भी मर्द या औरत स्केल नंबर 1 की जॉब हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए किसी भी टेस्ट का पास करना ज़रूरी नहीं है। अगर लवाहिकीन में से किसी भी फ़र्द की तालीमी काबिलियत FA है और वो 2nd डिवीज़न में है तो वो 11 स्केल की जूनियर क्लर्क की जॉब हासिल कर सकता है, या अगर कोई औरत है तो वो हासिल कर सकती है। और उसके लिए उसको टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें कि 25 अल्फाज 1 मिनट के अंदर उसने टाइप करने हैं। और यहाँ पर इस बात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अगर किसी भी मर्द की दौरान सर्विस डेथ हो जाती है तो उसकी बेवा को जॉब मिल सकती है, लेकिन अगर किसी भी औरत की दौरान सर्विस किसी भी सरकारी महकमे में डेथ हो जाए तो उसके खामंद को जॉब नहीं मिल सकती। अब हम देखते हैं कि जो मैंने पिछले वाजपात के लिए पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और मैंने स्केल्स का जिक्र किया है, तो हर स्केल के हिसाब से जो सरकारी मुलाजम है उसके लवाहिकीन को कितनी कितनी रकम मिलेगी। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करूंगी और आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सरकारी मुलाजम के लवाहिकीन को फाइनेंशियल असिस्टेंस की सूरत में कितने वाजपात मिलेंगे। तो इस सिलसिले में स्केल 1 से लेके स्केल 4 तक के जो सरकारी मुलाजम है उसके लवाहिकीन को 16 लाख रुपए मिलेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस की सूरत में। स्केल 5 से स्केल 10 तक 19 लाख रुपए मिलेंगे। स्केल 11 से स्केल 15 तक के सरकारी मुलाजिम के लवाहिकीन को 22 लाख रुपए मिलेंगे। स्केल 16 से स्केल 17 तक के जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लवाहिकीन को 25 लाख मिलेंगे। और स्केल 18 से लेके 19 तक के सरकारी मुलाजिम के लवाहिकीन को 34 लाख मिलेंगे। और स्केल 20 और इससे ज़्यादा के जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लवाहिकीन को 40 लाख रुपए मिलेंगे।
اب ہم گروپ انشورنس کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسکیل کے حساب سے ہر سرکاری ملازم کے لواحقین کو کتنی رقم ملے گی. اسکیل 1 سے لے کر اسکیل 4 تک کے سرکاری ملازم کی جو لواحقین ہیں ان کو 1.5 لاکھ روپے ملیں گے. اسکیل 5 سے اسکیل 10 تک کے جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لواحقین کو 2 لاکھ ملیں گے. اسکیل 11 سے اسکیل 15 تک کے جو ملازم ہیں ان کے لواحقین کو 3 لاکھ. اسکیل 16 کے ملازمین کو 4,50,000 روپے. اسکیل 17 کے ملازمین کو 6 لاکھ روپے. اسکیل 18 کا اگر ملازم دوران سروس وفات پاتا ہے تو اس کے لواحقین کو 8,75,000 روپے. اسکیل 19 کے ملازم کے لواحقین کو 10,50,000 روپے اور اسکیل 20 اور اس سے زیادہ کے ملازم کے لواحقین کو 12,50,000 روپے گروپ انشورنس کی صورت میں ملیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفن دفن کی میں نے آپ سے بات کی تھی. تو کفن دفن کے جو گرانٹ ہے وہ اگر کسی بھی گزٹڈ سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کفن دفن کی صورت میں اس کے لواحقین کو 20,000 روپے ملیں گے اور نان گزٹڈ جو ملازمین ہے اس کے لواحقین کو 12,000 روپے کفن دفن کی صورت میں امداد ملے گی. اب میں نے آپ کے ساتھ ماہانہ امداد کی بھی بات کی تھی. تو ماہانہ امداد کے لیے اگر ہم ملازمین کے اسکیل کو دیکھیں تو گزٹڈ ملازمین کے لواحقین کو 2,550 روپے ماہانہ امداد کی صورت میں رقم ملے گی اور جو نان گزٹڈ ملازمین ہیں ان کے لواحقین کو 5,000 روپے ماہانہ امداد کی صورت میں ملے گی. تو یہ میں نے اسکیل کے حساب سے کچھ آپ کے ساتھ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. اب میں آپ کو لیو انکیشمنٹ کے نکالنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی کہ لیو انکیشمنٹ کو اگر نکالنا ہو تو ہم نے کیسے اس کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ٹوٹل لیو جو کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ میں ہوں گی ان کو آپ نے 30 کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس کی جو لاسٹ بیسک پے ہے اس کے ساتھ. جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ جو ووکیشنل ڈپارٹمنٹ کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کو سال میں 12 چھٹیاں ملتی ہیں اور جو نان ووکیشنل ملازمین ہوتے ہیں ان کو سال میں 48 چھٹیاں ملتی ہیں. تو ان کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی چھٹیاں ہوں گی اس کو ہم نے 30 کے ساتھ تقسیم کر اور اس کو ضرب دینی ہے ہم نے اس کی لاسٹ بیسک پے سے. اس صورت میں ہمیں اس کی لیو انکیشمنٹ مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ پوری تنخواہ جو کہ ایک بیوہ کو سرکاری ملازم کی ڈیتھ کی صورت میں حاصل ہوگی. اگر کسی بھی سرکاری ملازم کی ڈیتھ 22/2/2017 سے ہے تو اس کے بعد سرکاری ملازم کی بیوہ کو جب تک اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نہیں آ جاتی تب تک اس بیوہ کو اس سرکاری ملازم کی پوری تنخواہ ملتی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حاضر سروس ملازمین کی تنخواہ میں جس طرح ہر سال اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اس وفات پانے والے سرکاری ملازم کی جو تنخواہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اور جب اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آئے گی اس کے بعد بیوہ کو پینشن اور گریجوٹی ملے گی. تو ویورز آج میں نے آپ کے ساتھ جو کسی بھی سرکاری محکمے میں دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کے لواحقین کو ملنے والے واجبات کو ڈسکس کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور یہ آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگی کیونکہ اکثر ہمارے لواحقین اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کون کون سے واجبات ایسے ہیں جو کہ ان کو مل سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور مجھے کامنٹ باکس میں لکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو پسند کیا اور میرے چینل کو یہ موقع دیا کہ وہ مونیٹائز ہو سکے کیونکہ الحمدللہ میرے سبسکرائبرز بھی پورے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو واچنگ آور ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ.